देखिए लुईस एसिड्स की हमने बात की थी कल, शुरुआत की थी। लुईस एसिड्स मैंने आपको बताया था that halides of group 13 elements, halides of group 13 elements form Lewis acids. Halides of group 13 elements form Lewis acids. जैसे एग्जांपल लिया था, एग्जांपल के तौर पे हमने लिया था BF3, BCl3, BBr3, BI3 etc. क्या यहाँ तक आप सबको क्लियर है कि लुईस एसिड्स कैसे बनाते हैं? सर लुईस साइंटिस्ट का नाम है सर? हाँ लुईस तो साइंटिस्ट का नाम है ना, लुईस साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। आगे चलें। सर स्क्रॉल अप करना था। ओके देखो अब एक चीज जरा ध्यान देना आप, यहाँ पर मैं इन चारों के स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ, मैं इन सबके स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ। BF3, BCl3, BBr3, एंड BI3। इस तरह से, ठीक है। चलो अब देखो एक चीज आप जरा ध्यान देना, ये बोरोन के पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। बोरोन के पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसका एक ऑर्बिटल खाली है। बताइए बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से? 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2। कितना एटॉमिक नंबर क्या होता है बोरोन का? 5 5 होता है। तो 1s2 2s2 2p1 2p1। अच्छा आपको हाइब्रिडेशन पता है? ये BF3 का हाइब्रिडेशन कितना है बताइए? सर sp2 sp2 है ना, sp2। यस वेरी गुड। sp2 कब बनता है? जब एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। हाँ सर। तभी आपका sp2 बनता है। तो sp2 बनने के लिए आपका s में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब s हाफ फिल्ड होना चाहिए और p वाले भी हाफ फिल्ड होने चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास क्या था, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन शो करने के लिए ये थोड़ा हाफ फिल्ड होना चाहिए। तो इसके लिए क्या हुआ, ये 2s के जो एक इलेक्ट्रॉन आगे चला गया, तो एक इलेक्ट्रॉन p का जो ऑलरेडी था और दूसरा s से यहाँ पर आ गया। अब हो जाएगा इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये एक s और 2 p मिलके बना देंगे sp2। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो बन गया, लेकिन एक वैकेंट p ऑर्बिटल अभी भी खाली है। क्या आप देख पा रहे हैं कि एक p ऑर्बिटल खाली है बोरोन के पास? यस सर तो ये बोरोन के पास जो p ऑर्बिटल खाली है, ये बोरोन के जैसे बोरोन B4 भिखारी, ये बोरोन क्या है एक तरीके से? मतलब बेकार है भिखारी है बोरोन, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना बेचारा। समझ पा रहे हैं आप? यस सर। B4 बोरोन B4 भिखारी। हाँ, तो ये जो बोरोन है ये इलेक्ट्रॉन गरीब डिफिशिएंट है, इसका अभी तक ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, अभी तक भी ये इलेक्ट्रॉन की तलाश में है। बेचारा अपना खाली कटोरा लेके घूम रहा है कब से। खाली कटोरा कौन सा है इसके पास? एक p वैकेंट p ऑर्बिटल। हाँ वैकेंट p ऑर्बिटल्स, वैकेंट p ऑर्बिटल। तो ये अपना खाली कटोरा लेके खड़ा है यहाँ पर बोरोन, ठीक है। फुटपाथ पे खड़ा हुआ है बोरोन, और पास में से कौन गुजरे? 3 फ्लोरीन गुजरे इसके पास में से। अब फ्लोरीन तो बेचारे अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास, देखो 3 लोन पेयर हैं फ्लोरीन के पास, फ्लोरीन के पास यस सर 3 लोन पेयर्स हैं यहाँ पर। तो ये फ्लोरोन जो है, ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम से कम इस बोरोन को वैकेंट p ऑर्बिटल में दे सकता है पीछे से, यस सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू।
ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इनमें से कोई हाँ भी सर। एक पेयर को दे सकता है बोरोन को, ठीक है। इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। ये जो फ्लोरीन यहाँ से बॉन्ड बनाता है ना, इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या आप समझ पा रहे हैं? यस सर। तो इन तीनों केस में BF3, BCl3, BBr3, BI3 सबका वही हाल है कि तीनों में बोरोन क्या है? भिखारी। तीनों में बोरोन भिखारी है और एक खाली कटोरा है इसके पास, ठीक है। इस तरह से यही हाल है बोरोन का। मार्केट में मंदी चल रही है बहुत। तो बोरोन के पास एक खाली कटोरा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। चलिए, सबके पास लोन पेयर है, सब एक ही ग्रुप के है ना, तो सबके पास लोन पेयर है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन तीनों के पास 3-3 लोन पेयर है। तो अब ये देखिए कि अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये तीनों बोरोन के साथ बैक बॉन्डिंग कर सकते हैं। तीनों कर सकते हैं ना, चारों कर सकते हैं, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, यस ब्रोमीन, सर। आयोडीन कर तो चारों सकते हैं। यस सबसे अच्छा बैक बॉन्डिंग कौन करेगा इनमें से? सर जो सब जो फ्लोरीन जो ज्यादा बोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नहीं नहीं, आप ऐसे समझो कि जो बोरोन की साइज का होगा, मतलब जो बोरोन की साइज के बराबर होगा वो अच्छा बॉन्ड बनाएगा ना। यस हाँ सर। सर। तो देखो फिर फ्लोरीन। देखो, आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये बोरोन में जो खाली वैकेंट ऑर्बिटल है ये कौन सा है? 2p है। यस सर। ये बोरोन का 2p खाली है। और फ्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है वो भी 2p से दे रहा है ना बिकॉज यस सर। बोरोन और फ्लोरीन एक ही पीरियड में आते हैं। यस सर। तो फ्लोरीन अपने 2p से बोरोन के 2p में दे रहा है। और BCl3 के केस में क्या हुआ? BCl3 के केस में इसका जो वेकेंट ऑर्बिटल है वो तो 2p वाला है। ये वेकेंट ऑर्बिटल तो 2p वाला है, लेकिन जो क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है वो कहाँ से थ्री दे रहा है? पी। 3p थ्री से दे पी। रहा है, करेक्ट। क्लोरीन अपने क्लोरीन 3p से दे रहा है बोरोन के 2p को। सिमिलरली ब्रोमीन कहाँ से देगा? 4p फोर से। पी। और बोरोन का तो 2p है। आयोडीन कहाँ से देगा? 5p से। फाइव पी। बोरोन का 2p। तो जब जब सेम साइज के ऑर्बिटल्स होंगे 2p तो उनमें बैक बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होगी ना। यस सर। तो सबसे यस अच्छी सर। बैक बॉन्डिंग कहाँ से कहाँ पर होगी? क्लोरीन और फ्लोरीन। बोरॉन में। BF3 के केस में। यस सर। BF3 के केस में सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग होगी। तो अब जरा ये बात ध्यान देना लुईस एसिड्स क्या होते हैं? लुईस एसिड्स वो होते हैं जो बाहर से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, जो बाहर से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो देखो BF3 के केस में BF3 को फ्लोरीन से बैक बॉन्डिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन मिल गए। BF3 में बोरोन सर को, हाँ सर हाँ बोलो। सर लुईस एसिड की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? मतलब द एलिमेंट हु एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड, ऐसे लिखेंगे क्या हाँ, मतलब डेफिनेशन लुईस सर? एसिड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। जो भिखारी होते हैं ना, भिखारी, वही होते हैं लुईस एसिड्स। तो लुईस एसिड्स वो भिखारी हैं जिनको इलेक्ट्रॉन की कमी है, और अगर उनको कोई रास्ते चलते इलेक्ट्रॉन्स दे दे दान में तो खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं। उनको कहते हैं अच्छे भिखारी, मतलब लुईस एसिड्स। समझ में आता है? यस सर। यस सर। अच्छे लुईस एसिड्स कौन होंगे? जो खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन ले लें, ठीक है। जो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो और किसी और से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लें, उनको बोलते हैं लुईस एसिड्स। तो इन सब में देखो, सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग कहाँ पर हो रही है? फ्लोरीन के साथ। क्लोरीन। तो बाहर से इलेक्ट्रॉन कौन आसानी से एक्सेप्ट करेगा? BF3, BCl3, BBr3 या BI3? सोच के बता दो, गलती सब। मत करना। बाहर से इलेक्ट्रॉन कौन आसानी से लेगा? मतलब जिसको अंदर से नहीं मिल रहे होंगे उतना अच्छा, वही बाहर से लेगा ना। यस सर। तो बाहर से कौन आसानी से लेगा? BF3। BI3। ये आए BI सर। BI3, वेरी गुड। बी आई सर। बाहर बी आई से थ्री। BI3 बाहर से सर। कौन अच्छे से लेगा? BI3। BI3। समझ पा रहे हैं? यस हाँ सर। सर, अंदर से मुश्किल है तो बाहर से आसान। नहीं, अंदर से देखो, अंदर से तो फ्लोरीन के थ्रू मिल गए ना उसको। सर फ्लोरीन, BI3 का। हाँ, बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा कहाँ पर होगी? BF3 के केस में। बैक बॉन्डिंग अगर BF3 में अच्छी है तब वो अंदर से ही ले लिया उसने, तो अब बाहर से नहीं लेगा ना वो। यस सर। तो उसका लुईस एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। तो बताओ सबसे वीक लुईस एसिड कौन सा होगा? सर BF3। सर BF3।
सबसे वीक लुईस एसिड होगा BF3। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बस अच्छे से समझ गए ना आप, तो आपके 4 नंबर पक्के। कम से कम पास तो हो ही जाएंगे। वही तो सर, पास होना ही। सर 4 नंबर में नहीं होंगे सर, 10 अरे 20 और लेने पड़ेंगे। अरे इस चैप्टर में इस चैप्टर के 4 नंबर तो पक्के हो गए ना, और बाकी तो आप पहले सारे चैप्टर तो समझ ही चुके हैं अच्छे से। यस सर, कैसे तो करके Yes, sir. 30 लाई देंगे बाकी में। हाँ बस, और क्या चाहिए हमको। 2-3 पेपर लेके जाएंगे। तो पर ये आपको समझ में आया कि सबसे अच्छा लुईस एसिड कौन है। यस सर। चलिए, तो आप पहले जो मैंने यहाँ लिखा है वो सब लिख लीजिए, फिर मैं आपको नोट करवाता हूँ कुछ। सर और चलिए, ट्रेंड लिखा दो ना सर। कौन सा सर ट्रेंड। वीकेस्ट लुईस एसिड और हाँ बैक एक बार ये बॉन्डिंग लिख लो, का। एक बार ये लिख लो, पहले जल्दी से ये लिख लो। सर लिख लिया। हो गया सर। सबने लिख लिया। यस सर। यस सर। चलो, तो आप यहाँ पर देखना कि सबसे अच्छा बैक बॉन्डिंग, ठीक है, देखो बैक बॉन्डिंग अकर्स most effectively between the p orbitals। ये आप कौन से p orbitals हैं, 2p orbitals, between 2p orbitals of fluorine and the vacant 2p orbitals of boron। ठीक है, यहाँ पर सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग होती है। तो सर वैकेंट मतलब वीक क्या? बैक बॉन्डिंग मतलब बैक बॉन्डिंग का सर हम सर वैकेंट मतलब वो अरे सर वैकेंट वैकेंट मतलब क्या होता है, खाली। अरे अगर बोरोन भीख मांगने आया है तो कटोरा खाली लेके आएगा या भरा हुआ लेके आएगा। सर सर खाली नहीं सर तो शक होगा सबको। खाली कटोरा लेके आएगा ना। अगर मान लो कभी कभी भिखारी आपका मस्जिद से आया, मस्जिद में बैठ के आया भिखारी और कटोरा लेके आया कि भैया कोई दान में दे दो, तो उसकी मस्जिद को उठा के ले जाएगा। यस सर। तो वेकेंट का मतलब होता है खाली कटोरा, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग मतलब क्या होता है कि जो पीछे से बॉन्ड बनाते हैं, मतलब एक बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है इनके बीच में, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन पीछे से फिर भी फ्लोरीन एक बॉन्ड बना रहा है, थोड़ी दया आ गई भिखारी को देख के, तो पीछे से बॉन्ड बना रहा है, उसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। ठीक है, सर ये फिर बैक बॉन्डिंग बहुत मतलब वीक होगा ना। हाँ वीक तो होता, फोर्स। मतलब जो जो ओरिजिनल बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड, उससे तो थोड़ा वीक ही होता है। जो सर मतलब डेफिनेशन नहीं हो सकती है ना कि मतलब बॉन्ड फॉर्म्ड बिहाइंड द मतलब एलिमेंट या फिर आफ्टर द एलिमेंट। अरे ऐसे नहीं कि पीठ के पीछे बॉन्ड बना रहा है, पीठ पीछे बॉन्ड नहीं बना रहा है, बस यही है कि मतलब ऑलरेडी बॉन्ड बना चुका था बोरोन। बोरोन 3 बॉन्ड बना चुका था, लेकिन उसके बाद में भी उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रह गई, तो उसका वैकेंट पी ऑर्बिटल देखते हुए फ्लोरीन को थोड़ी सी दया आ गई, तो फ्लोरीन बॉन्ड बना लेता है, इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, बस। ठीक है, सर डेफिनेशन लिखवा दो सर सर। बैक बॉन्डिंग क्यों गायब है सर? बैक बॉन्डिंग, पीठ पीछे कर रहा है क्या? अरे बैक बॉन्डिंग का मतलब क्या है, इसका नाम है बैक बॉन्डिंग। क्यों है बैक बॉन्डिंग, क्योंकि ऑलरेडी एक बॉन्ड है वहां पर, एक ऑलरेडी बॉन्ड होने के बावजूद बॉन्ड बना रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। समझ रहे हो। सर डेफिनेशन सर लिखवा दो सर। फ्लोरीन के पीठ पीछे कर रहा है इसलिए। हाँ मतलब ऑलरेडी बॉन्ड्स बन चुके थे, एक बोरोन और 3 फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन चुके थे, लेकिन फिर भी बोरोन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पूरी नहीं हुई, तो इसीलिए फ्लोरीन फिर से अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है बोरोन को, इसी को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग होता क्या है, बैक बॉन्डिंग क्या होता है आप लिख लेना।
बैक बॉन्डिंग क्या होता है? इट इज द बॉन्ड फॉर्म्ड by overlapping of it is the bond formed by overlapping of closest orbitals which lie in same plane which lie in same plane Closest one. closest orbitals which lie in same plane when the central atom is electron deficient ठीक है। सर वो ट्रेंड लिखा दो। तो ये हो गया आपका बैक बॉन्डिंग। अब बैक बॉन्डिंग सबसे अच्छी कहाँ पर होती है? जहां पर तो सबसे फ्लो अच्छा इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा। तो 2p और 2p का ओवरलैपिंग सबसे अच्छा होता है एज कंपेयर टू 2p और 3p एंड 2p एंड 4p एंड 2p एंड 5p। तो सबसे इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग हुआ BF3 के केस में। तो लुईस एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? लुईस एसिडिक कैरेक्टर का ट्रेंड होगा हमारे पास, इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का बनता है। तो लुईस एसिडिक कैरेक्टर का ट्रेंड आपको मिलेगा BF3 लेस देन BCl3 लेस देन BBr3 लेस देन BI3। बताइए ये सबको क्लियर है? सर लुईस एसिडिक कैरेक्टर ना ये लुईस एसिडिक कैरेक्टर मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसके पास होगी? BI3 BI3 के पास, क्योंकि उसको अंदर से नहीं मिले इलेक्ट्रॉन। सर फिर BI3 और BR3 और BCl3 ही बाहर से लेंगे ना। BF3 तो बाहर से कभी लेगा ही नहीं। कौन? BF3? हाँ सर BF3 तो हाँ बाहर से कभी इसीलिए तो वो सबसे कम लिखा है ना, इसलिए सबसे कम लिखा है। ठीक है बच्चों। सर ये सिर्फ बोरॉन के केस में होगा, क्या क्या? मतलब ये सिर्फ बोरॉन के केस में होगा। हाँ मतलब सबसे ज्यादा तो बोरोन के केस में देखने को मिलता है, क्योंकि बोरोन मतलब एक तरीके से उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है इसलिए। एल्यूमिनियम के केस में भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा पॉसिबल है बोरोन के केस में, क्योंकि बोरोन का साइज भी छोटा है ना, बोरोन का साइज छोटा है, अच्छा, इसीलिए वो ही सबसे ज्यादा शो करता है। तो Bi3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड। Bi3 is the strongest Lewis acid and BF3 is the weakest Lewis acid। यहाँ तक क्लियर है सबको? सर बोरॉन फैमिली में बस इतना ही है क्या? नहीं और भी है। ये वाला कौन सा केस था? When the central atom is same। When the central ओके सर atom is same। यहाँ पर सेंट्रल एटम सेम है ना, बोरॉन बोरॉन बोरॉन। यस ठीक है, सर चलिए। अगर सेंट्रल एटम अलग अलग होते हैं, ठीक है, if central atom changes, अगर सेंट्रल एटम बदलते होते हैं, तो बताओ एक छोटा सेंट्रल एटम ज्यादा अच्छा लुईस एसिड होता या बड़ा सेंट्रल एटम? दोबारा पूछना क्वेश्चन सर एक बार। एक सेंट्रल एटम छोटा है, एक सेंट्रल एटम बड़ा है, लुईस एसिड कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? छोटा।
छोटे वाले का, क्योंकि छोटे वाले में आपका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, उसका अट्रैक्शन Yes, ज्यादा sir. होगा, वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आसानी से एक्सेप्ट कर पाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, आसानी से बन सकता है। if central atom changes, then the tendency to behave as Lewis acid, decreases with increase in size, on moving down the group. ये पॉइंट सबको समझ में आता है? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब ये है कि इन बोरोन फैमिली only boron and aluminum halides behave as Lewis acids. Only boron and aluminum halides behave as Lewis acids. ये क्लियर है? क्योंकि जैसे जैसे आप बोरोन फैमिली में नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ता जाएगा। अगर साइज बढ़ता गया सेंट्रल एटम का तो लुईस एसिडिक कैरेक्टर शो करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो बोरोन फैमिली के अंदर सिर्फ बोरोन और एल्यूमिनियम के जो हैलाइड्स होते हैं सिर्फ वो ही लुईस एसिड्स बनाते हैं। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. एक और एग्जांपल आप इसमें लिखेंगे कि किस तरह से जो BCl3 है वो लुईस एसिड बनाता है। तो देखो ये जो BCl3 है हमारे पास BCl3 ये इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, चाहिए कितने इसको 8। अच्छा आज इतनी अटेंडेंस लो क्यों है? सर एग्जाम चालू है PhD की। अच्छा तो BCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास और वैकेंट पी ऑर्बिटल है, तो ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है और अमोनिया के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है इस तरह से। तो इस तरह का कंपाउंड बनाता है अमोनिया के साथ। मतलब ये जो BCl3 है शुरुआत में BCl3 का शेप ऐसा था, ट्रायगोनल प्लेनर शेप था इसका। ठीक है, इसका शेप था ट्रायगोनल प्लेनर। लेकिन जब अमोनिया ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, जब इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में अमोनिया ने 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे तो इसका शेप बदल गया और इसका शेप इस बार हो गया टेट्राहेड्रल। इसका शेप इस बार हो गया टेट्राहेड्रल इस तरह से। मतलब सर NH3 जोड़ने के बाद है ना पहले तो इसके पास 3 बॉन्ड्स थे ना बोरोन के पास। सर? हाँ, NH3 जोड़ने के बाद अब 4 बॉन्ड हो गए बोरोन के पास, तो उसका शेप सर अब क्या हो स्क्रॉल गया? करो। टेट्राहेड्रल। क्लियर है? पर सर हम जोड़ क्यों रहे हैं पर इसमें? अरे जोड़ कहाँ रहे हैं, बोरोन भिखारी है ना, इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको अभी तक, तो जब अमोनिया ने बॉन्ड बनाया Yes, तो sir. फिर वो स्टेबल बना। समझ रहे हो? समझ पा रहे हो आप मेरी बात? Yes, sir. कुछ बोला करो। Yes, sir. यस खाना खाया था ना दोपहर में आज? नो सर नहीं खाया था? नो सर क्यों, क्या हो गया? सर ऐसे Dieting पे है सर वो। जो NH3 है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना? अरे NH3 कैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है यार, मजाक कर रहे हो तुम लोग?
नाइट्रोजन के पास NH3 से नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? अरे बोरोन है, दो बोरोन है। और है ना, एक लोन पेयर है सर एक्स्ट्रा। नाइट्रोजन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन है ना, यस सर समझ। वो कैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया? नाइट्रोजन तो अमोनिया तो लुईस बेस है, समझ रहे हो? BCl3 लुईस एसिड है और अमोनिया लुईस बेस है, समझ पा रहे हो? यस सर समझ गया। अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, BCl3 इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है, तो BCl3 एक लुईस एसिड है, अमोनिया एक लुईस बेस है। चलो अब ये जो AlCl3 है, ये AlCl3 बताओ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है? डेफिशिएंट। डेफिशिएंट। तो ये AlCl3 भी लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, यस सर। ठीक है? ये AlCl3 भी लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है और अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये डाइमर बनाता है। सो AlCl3 एग्जिस्ट एज अ डाइमर। डाइमर का मतलब क्या होता है? डाइमर का मतलब होता है जब दो यूनिट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उसको बोलते हैं डाइमर। जब दो आपस में कंबाइन हुए तो उसको बोलते हैं डाइमर। तीन कंबाइन हुए तो उसको बोलते हैं ट्राइमर। ऐसे अगर बहुत सारे कंबाइन हुए तो उसको बोलते हैं पॉलीमर, ठीक है? तो यहाँ पर AlCl3 अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए डाइमर फॉर्म करता है। सर लेकिन AlCl3 तो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना। हाँ, दो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आपस में मिलके वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की कमी को पूरी कर देते हैं। कैसे? देखो इस सर तरह से। शेयर करते हैं क्या होगा? देखो ये है आपका एक AlCl3, ये आपका एक AlCl3 है, ठीक है? फिर ये दूसरा AlCl3, ये दूसरा AlCl3 है यहाँ पर। अब हुआ क्या, एल्यूमिनियम के पास एक वेकेंट पी ऑर्बिटल है, ठीक है? और ये क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इस तरह से देख पा रहे हैं? तो क्लोरीन जो यस है सर। वो एल्यूमिनियम के वेकेंट पी ऑर्बिटल में ऐसे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और यहाँ से ये क्लोरीन इस एल्यूमिनियम के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह से ये डाइमर फॉर्म करता है और डाइमर फॉर्म करने से इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी वो अब पूरी हो गई। सर ऐसे फिर सारे लुईस एसिड नहीं कर सकते क्या? हाँ, सारे नहीं करते हैं, मतलब कुछ ही करते हैं। जैसे एक BH3 करता है, बोरोन के कंपाउंड और एल्यूमिनियम के कंपाउंड ही करते हैं क्योंकि उनका साइज छोटा होता है। सिर्फ ओके बोरोन सर। और एल्यूमिनियम की करते हैं क्योंकि वो छोटे छोटे एटम्स होते हैं। ओके सर। क्लियर है? यस सर। लिख लिया यहाँ तक? यस सर। हाँ सर। तो कल हम बेसिकली ये बात कर रहे थे कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बोरोन इस तरह के कंपाउंड बनाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे इसी के अंदर। शायद कल हमने कौन सा पॉइंट लिखा था? चौथा पॉइंट लिखा था या तीसरा पॉइंट लिखा था? तीसरा। तीसरा था। सर तीसरा था। चलिए फोर्थ पॉइंट लिखो। सर हम ये ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी के अंदर ही लिख रहे थे सर। हाँ, तो आप लिखेंगे इन ट्राइवेलेंट स्टेट, इन ट्राइवेलेंट स्टेट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर कोवेलेंट। ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। इन सर ट्राइवेलेंट आपकी आवाज कम आ रही है जरा। कम आ रही है? यस सर। अब ठीक है? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अब ठीक है? यस सर। यस सर। In trivalent state, most of the compounds are covalent. Most of the compounds are covalent. ठीक है? जो भी छोटे हैं वो सारे covalent होते हैं, covalent in nature, and they easily get hydrolyzed by water. They easily get hydrolyzed by water to form. They get hydrolyzed by water to form MOH4 minus.
MOH4 माइनस स्पीशीज, जो कि टेट्राहेड्रल होती हैं, ये सब टेट्राहेड्रल है, इनका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। ये M क्या है? M इस ग्रुप का कोई भी एक एलिमेंट है, इस ग्रुप का कोई भी एक एलिमेंट है, ठीक है। इसी तरह से एल्यूमिनियम के साथ क्या होता है, दैट AlCl3 in acidified solution, AlCl3 in acidified solution, in acidified यहाँ पे लिख देना aqueous solution, acidified aqueous solution forms AlH2O6 3+, ये बनाते हैं AlCl3 वाटर के साथ, ये बनाता है AlH2O6 3+, ऑक्टाहेड्रल स्पीशीज, ऑक्टाहेड्रल स्पीशीज, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ तक क्लियर है? सर 1 में सर वो प्लस है क्या चार्ज? MOH4 माइनस, ओके सर ये आखिरी लाइन का मतलब क्या हुआ, ऑक्टाहेड्रल स्पीशीज, इससे क्या रिलेटेड होगा सर? इनका शेप है ऑक्टाहेड्रल, ओके सर। ऑक्टाहेड्रल शेप है इनका, जैसे ऊपर वाले का टेट्राहेड्रल है वैसे इसका ऑक्टाहेड्रल, मतलब जो 4 बॉन्ड बनाते हैं उनका शेप होता है टेट्राहेड्रल, जो 6 बॉन्ड बनाते हैं उनका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल। ये तो आप मेरे हिसाब से केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे, यस सर। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है ना आप लोगों ने? हाँ सर। यस सर। लिख लिया आपने? Yes, sir. यस सर। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं रिएक्टिविटी विद एयर। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर बोरोन इज unreactive in crystalline form. Boron is unreactive in crystalline form. Next point, aluminium forms a thin oxide layer. Aluminium forms a thin oxide layer, which prevents it from further oxidation. तो इस तरह से शायद मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि एल्यूमिनियम अपने सरफेस पर एक पैसिव लेयर फॉर्म करता है, एक ऑक्साइड लेयर फॉर्म करता है, जिससे उसकी सरफेस पर आगे कोई रिएक्शन नहीं होती है जब तक आप उस ऑक्साइड लेयर को रगड़ के साफ नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एमोर्फस
एमोर्फस बोरोन एंड एल्यूमिनियम। एमोर्फस क्यों लिया यहाँ पर? एमोर्फस का मतलब होता है एकदम बारीक बारीक पाउडर के फॉर्म में, बारीक बारीक पाउडर की फॉर्म में। तो अगर कोई सब्सटेंस आपने अगर पाउडर की फॉर्म में लिया तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है। सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, इसीलिए हमने यहाँ पे एमोर्फस फॉर्म में लिया, पाउडर की फॉर्म में। तो एमोर्फस बोरोन एंड एल्यूमिनियम, amorphous boron and aluminum forms oxides B2O3 and Al2O3. B2O3 and Al2O3 on heating in air. तो एयर में हीट करने पर ये ऑक्साइड्स बनाते हैं on heating in air and forms nitrides with nitrogen, forms nitrides with nitrogen at high temperature. हाई टेम्परेचर पर नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड्स बनाते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मान लो मैंने कोई मेटल लिया, ये वाला कोई अगर एलिमेंट लिया इस ग्रुप 13 ब्लॉक का, ग्रुप 13 फैमिली का मैंने कोई एलिमेंट लिया यहाँ पर, लेट अस से ई मान लो मैंने लिया 4 मोल्स ऑफ ई। तो 4 मोल्स ऑफ ई ये सॉलिड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है हीट करने पर इस तरह से बनाता है 2E2O3 सॉलिड, इस तरह से ऑक्साइड बनाता है। जैसे बोरोन ने बनाया B2O3 और एल्यूमिनियम ने बनाया Al2O3, इस तरीके से। और नाइट्राइड किस तरह से बनाता है, जब आपने ये एलिमेंट लिया कोई भी 2E, इसको आपने नाइट्रोजन के साथ हीट किया N2 गैस, तो ये बनाता है 2En सॉलिड, 2En सॉलिड। कैसे पहचानेंगे आप कि सर En बनेगा या En2 बनेगा या En3 बनेगा? आप जानते हैं कि ये जो बोरोन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 2 3 +3 होता है। प्लस तो इस एलिमेंट के ऊपर चार्ज क्या होगा? +3। और नाइट्रोजन पे क्या होगा? -3, +3 और इस पे -3, इस तरह से En +3 -3। बताइए, क्लियर है? बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सर यहाँ पे ई क्या है सर? ई एलिमेंट है, इस ग्रुप का एलिमेंट, बोरोन फैमिली के ग्रुप का बोरोन एलिमेंट। ग्रुप का, सॉरी, सर बोरोन के ग्रुप का एलिमेंट ना? हाँ हम अभी बोरोन फैमिली तो पढ़ रहे हैं ना, ग्रुप 13 पढ़ रहे हैं, बोरोन फैमिली यस सर, वही मैं कह रहा था, बोरोन फैमिली में बोरोन का। इसी ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। नेक्स्ट आप एक प्रॉपर्टी लिखेंगे B2O3। B2O3 is acidic in nature। बोरोन एक नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एसिडिक। और मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक। तो B2O3 is acidic in nature। B2O3 is acidic in nature and reacts with basic metal oxides to form metal borates। ठीक है। तो बोरोन का ऑक्साइड एसिडिक होता है, इसी की वजह से ये बेसिक मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और मेटल बोरेट्स बनाता है।
जबकि अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की और गैलियम की, तो एल्यूमिनियम एंड गैलियम ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था एस ब्लॉक के अंदर कि एल्यूमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं। एल्यूमिनियम एंड गैलियम ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर एंड फिर आपके नीचे कौन है? बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया। गैलियम के नीचे क्या आता है? इंडियम। So indium and thallium oxides are basic in nature. Are basic in nature. बताइए यहाँ तक क्लियर है? यस सर। बोरोन का ऑक्साइड होता है एसिडिक, एल्यूमिनियम गैलियम के ऑक्साइड होते हैं एम्फोटेरिक, और इंडियम और थैलियम का होता है बेसिक। ठीक है, क्लियर है? जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि एल्यूमिनियम अपनी सरफेस पर एक ऑक्साइड की लेयर बनाता है जिससे वो आगे रिएक्शंस नहीं करता। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या होती है, मतलब ऑक्साइड क्या, कौन सा ऑक्साइड बनता है यहाँ पर? कौन सा ऑक्साइड बनता है यहाँ पर? आप लिख लेंगे यहाँ पर आप लिख लेंगे that 2 aluminium reacts with 3/2 O2 to give Al2O3 solid। इस तरह से ये ऑक्साइड लेयर बनाता है अपनी सरफेस पर। इस तरह से एल्यूमिनियम अपनी सरफेस पर ऑक्साइड लेयर बनाता है जो कि उसको आगे फर्दर ऑक्सीडाइज होने में प्रिवेंट करती है। तो ये एक तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। इसको पैसिव लेयर भी बोलते हैं, पैसिव। सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो। सर वो लास्ट पॉइंट नहीं दिख रहा। ठीक है, यस सर। सर वो एल्यूमिनियम की इधर लिखा हुआ दिखाओ ना। एल्यूमिनियम प्लस O2 gives Al2O3। Aluminium plus O2 gives Al2O3। ये जो Al2O3 है, this Al2O3 is a protective oxide layer जो फर्दर ऑक्सीडेशन से उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, बोलो क्लियर है? यस चलिए नेक्स्ट आप लिखेंगे reactivity towards acids and alkalis। reactivity towards acids and alkalis। ठीक है, तो यहाँ पर बोरोन जो है, सर बोरोन हाँ सर एसिडिक है या फिर बेसिक है? मीन्स जब वो रिएक्ट करता है तो बोरोन का जो बेसिक। ऑक्साइड, बोरोन का ऑक्साइड जो होता है, ये बोरोन का ऑक्साइड एसिडिक है क्योंकि खुद बोरोन क्या है? नॉन मेटल। बोरोन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल होने के कारण उसका ऑक्साइड क्या है? एसिडिक। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ मूव करते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, तो मेटालिक कैरेक्टर जब बढ़ता जाता है तो उनके ऑक्साइड जो है वो मोर एंड मोर बेसिक होते जाते हैं। तो बोरोन का ऑक्साइड क्या है? एसिडिक। फिर उसके नीचे एल्यूमिनियम गैलियम का एम्फोटेरिक, और फिर उसके नीचे इंडियम और थैलियम का बेसिक। इस तरह से। सर बोरोन नॉन मेटल है? जी बोरोन नॉन मेटल है। सर आपने पहले मेटेलाइट बोला था। हाँ हाँ सर। क्या? एल्यूमिनियम मेटल है ना सर? एल्यूमिनियम मेटल की तरह भी बिहेव करता है और मेटलॉइड की तरह भी बिहेव करता है, दोनों प्रॉपर्टी शो करता है।
मतलब फिर जैसे आपने बोला था कि बोरॉन मेटलॉइड है। बोरोन मेटलॉइड है। बोरोन मेटलॉइड ऐसा मैंने कहाँ बोला था? फिर बोला था हाँ सर, मेटलॉइड वैसा ही है। बोला था, वैसे ही लिखवाया था सर, और उसके नीचे वाले सब मेटल्स लिखवाए थे। Yes, हाँ sir. हाँ ठीक है ठीक है। बोरोन इज ए मेटलॉइड, लेकिन फिर भी उसके ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एसिडिक। बोरोन के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, ठीक है। बोरोन के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, और जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे चलते जाते हैं तो उनके ऑक्साइड्स का बेसिक कैरेक्टर बढ़ने लगता है, ठीक है। यस सर। Yes, sir. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स एंड अल्कलीज, तो बोरोन तो वैसे भी अनरिएक्टिव होता है, इसलिए बोरोन यहाँ पर रिएक्ट नहीं करता, लेकिन अल्यूमिनियम रिएक्ट करता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे बोरोन डज नॉट रिएक्ट अच्छा, ये जो नोट्स आप लिखते हैं क्लास में, ये क्या आप फिर से कभी रिवाइज भी करते हैं क्लास के बाद? हाँ यस सर, सर, इसलिए टेस्ट लिखते हैं। करते हैं सर। Yes, sir. सर सर ये इसलिए स्कूल में तो चल रहे हैं लिखते हैं। चैप्टर, तो स्कूल में चैप्टर चल रहा है तो उसी में रिवाइज करते हैं सर, आपका नोट्स से ही बोलते हैं। तो फिर कुछ काम नहीं आता है क्या आपको? सर आते हैं ना, तभी तो बोल रहे सर, उससे पढ़ के ही बोलते हैं, जो मैम पूछती है स्कूल में, आपके नोट्स ही पढ़ के बोलते हैं। तो फिर मैम क्या बोलती है? मैम बोलती है हाँ ये सही है। सर स्कूल में तारीफ नहीं करते कि क्या मांग रही थी। क्या? सही है, उतना ही काफी है, तारीफ नहीं होती इससे ज्यादा। चलो लिखो आगे। बोरोन डज नॉट रिएक्ट इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर। बोरोन डज नॉट रिएक्ट even at moderate temperature, but aluminium मैंने आपको बताया एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, तो एसिड और अल्कली दोनों के साथ रिएक्शन करता है, बट aluminium dissolves in acids and alkalis, and shows amphoteric nature. ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, मैंने लिया रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद HCl के साथ इसकी रिएक्शन लिखी, तो बताओ क्या बनेगा? एल्यूमिनियम प्लस HCl क्या बनेगा? एल्यूमिनियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल रहता है? +3। +3 में, तो ये +3 वाला कंपाउंड बनाएगा, और +3 वाला कंपाउंड बनाता है AlCl3 एक्वस, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, ठीक है। अगर आपको हाइड्रोजन गैस चेक करनी है कि मान लो किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बनी या ना बनी, तो आप कैसे चेक करोगे? जब आप उसके पास एक कैंडल लेके जाओगे, बर्निंग कैंडल, तो आपको पॉप साउंड सुनाई देगी, ठीक है। अगर आपको पॉप साउंड आती है, इसका मतलब वो गैस हाइड्रोजन कंफर्म है। सर हाँ सर आप जो रिएक्शन के आगे एक्वस या गैस से ऐसा लिखते हो, वो हर इक्वेशन में लिखना जरूरी होता है? हाँ, अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो लिखना पड़ेगा, इसलिए लिखना है क्योंकि रिएक्शन कुछ न किसी फेज में तो हो ही रही होगी ना, भले वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा या एक्वस होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। इसलिए जब आप लिखते हो तो वो थोड़ा मतलब अच्छा इंप्रेशन देता है सामने वाले को कि मतलब कुछ तो आता है आप लोगों को, समझ रहे हो? सर ज्यादा टाइम गैस लिखने ज्यादा सर ज्यादा टाइम गैस लिखता हूँ मैं, मार्क्स मिल जाते। अब फिर वो डिपेंड करता है कि सामने वाला किस मूड में है। अगर थोड़ी दया आ गई तुमको देख के कि भैया मतलब वैसे भी ये तो किनारे पे हैं, थोड़ा पार लगा देते हैं इनको, नो सर,
हर टाइम लिखता। चलो ठीक है यहाँ तक। यस सर। इसी में आप एक पॉइंट और लिखेंगे, concentrated HNO3 renders aluminium passive. Concentrated HNO3 renders aluminium passive by forming a protective oxide layer. By forming a protective oxide layer, Al2O3, on its surface. On its surface. ये मैंने आपको पहले बताया था कि एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब बनाता है Al2O3, लेकिन आप पूछोगे सर यहाँ पे कैसे बन गया, आपने तो यहाँ पे HNO3 के साथ रिएक्शन करवाई। समझ पा रहे हो? सर वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ करेक्ट। HNO3 इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपके हाथ पे गिर गया HNO3 थोड़ा सा भी तो आपका हाथ हाथ नहीं रहेगा। सर गड्ढा बन जाएगा उसमें, हाँ पानी जाएगा उसमें से। हाँ ठीक है। तो HNO3 एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसीलिए वो एल्यूमिनियम को ऑक्साइड कर देता है और उसकी सरफेस पर Al2O3 की ऑक्साइड लेयर बना देता है। सर वो हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व नहीं होने देता, वाटर बना देता। हाँ ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सर हाँ और ये कितना बचा है इस ग्रुप का? इस ग्रुप का तो अभी चलेगा थोड़ा टाइम, थोड़ा और चलेगा। अभी तो मतलब बोरोन के कंपाउंड्स बचे हुए हैं। बोरोन के जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, बोरिक एसिड, बोरेक्स, फिर एक दो एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स, ये सारी चीजें बची हैं अभी तक। मतलब ये काफी मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब मार्क्स के हिसाब से। बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। सो कोई नया टीचर आया है, कल से पढ़ाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। नहीं सर, मतलब परसों नया चैप्टर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप नहीं सिखाओगे क्या? हाँ सर आप चले जाओगे कहाँ? कि कहीं और पढ़ाने? नहीं नहीं, मैं रहूंगा ना तो साथ। 2 दिन ही रहोगे आप बस? हाँ। अगले हफ्ते फिर आ जाएंगे तो? कौन आ जाएंगे? आपकी बात कर रहा हूँ सर। हाँ तो रहेंगे ना हम, इसमें क्या दिक्कत है, जब तक आप बुलाएंगे। चलिए नेक्स्ट आप लिखेंगे यहाँ पर, एल्यूमिनियम also reacts with aqueous alkali. Aluminium also reacts with aqueous alkali and liberates hydrogen gas. ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वैसे, ये भी आप याद रखना, पूछी जाती है। जैसे एल्यूमिनियम की रिएक्शन हमने करवाई NaOH के साथ, एल्यूमिनियम सॉलिड होता है, 2 मोल लिए इसके, 2Al सॉलिड प्लस हमने लिया NaOH एक्वस। जब इसके साथ NaOH की रिएक्शन करवाई हमने, 2NaOH एक्वस, और साथ में हमने वाटर लिया, वाटर हमने लिया यहाँ पर 6H2O लिक्विड, तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है, ये आप याद रखना, ये बनता है 2Na प्लस AlOH4 होल माइनस 2Na AlOH4, इस तरह से बनता है एक्वस, प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है ये। ठीक है,
यहाँ पर कभी कभी दो प्रोडक्ट्स लिखे जाते हैं, एक तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, इस कॉम्प्लेक्स का नाम है सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। ये कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखते हैं हम, ये आपको आगे बताया जाएगा। अभी के लिए आप सिर्फ याद रखेंगे इसे कि ये है सोडियम टेट्रा। टेट्रा का मतलब होता है चार, टेट्रा अंदर OH है चार, तो इसलिए टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट 3। ये NaAlOH4 ये कॉम्प्लेक्स बनता है, या फिर कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है, और NaAlO2, इसको बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, NaAlO2 प्लस H2O, इस तरह से। तो ये जो बना इसको बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो ये आप दोनों याद रखिएगा, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब एल्यूमिनियम की रिएक्शन की NaOH के साथ तो क्या बना। सर ये रिएक्शन वापस से समझाना। जब आपने एल्यूमिनियम की रिएक्शन की NaOH के साथ, तो एल्यूमिनियम तो हमेशा +3 वाले कंपाउंड बनाएगा। एल्यूमिनियम कैसे कंपाउंड बनाएगा, +3 वाले, तो +3 में ये कंपाउंड बनाता है, ठीक है, +3 में कंपाउंड बनाया एल्यूमिनियम ने, और जब NaOH के साथ रिएक्शन की तो या तो ये बना सकता है NaAlOH4, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा। इसमें सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर तो हमेशा +1, तो बाजू वाले पे -1, तो सोडियम पे +1, AlOH4 होल माइनस, इस पूरे ब्रैकेट पे होगा -1, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करी। या फिर दूसरा ये प्रोडक्ट भी आप लिख सकते हैं, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, NaAlO2 बनाता है। बोलो यहाँ तक क्लियर है? बताइए, क्लियर है यहाँ तक? तो जैसी रिएक्शंस यस एल्यूमिनियम सर। ने शो की, जैसी रिएक्शन एल्यूमिनियम ने शो की, वैसी रिएक्शन गैलियम भी शो करता है, बिकॉज वो भी एम्फोटेरिक है। तो गैलियम बीइंग एम्फोटेरिक, also shows similar reaction. Also shows similar reaction. ठीक है, similarly गैलियम इंडियम आणि थेलियम dissolves in dilute acids to liberate hydrogen gas. Dissolves in dilute acids to liberate hydrogen gas. To liberate hydrogen gas. ठीक है, अगर मैं इसकी हेलोजेंस के साथ रिएक्टिविटी की बात करूं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजेंस, बोरॉन फैमिली की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजेंस, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजेंस। तो ये जो सारे बोरॉन फैमिली के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये सारे ट्राई हैलाइड्स बनाते हैं। सो ऑल ऑफ दिस एलिमेंट्स react to form trihalides. They react to form
ट्राई हेलाइड्स। ट्राई हेलाइड्स का मतलब क्या है? मतलब इस ग्रुप का एलिमेंट M और X3 इस तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं, MX3 एक्सेप्ट सिर्फ एक कंपाउंड नहीं बनता, एक्सेप्ट TLI3। ये TLI3 नहीं बनता है, TLI3 नहीं बनता, मतलब थेलियम जो है वो थेलियम का इस तरह से ट्राई हेलाइड नहीं बनता, बाकी सबके ट्राई हेलाइड बनते हैं। रीजन समझ में आ गया आपको कि थेलियम का क्यों नहीं बनता? सर ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ, थेलियम +3 में ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, थेलियम +1 वाला बनाता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर है? यस सर। यहाँ तक सब कुछ लिख लिया आपने? यस सर। यस सर। चलो वेरी गुड। अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स की बात करते हैं, फिर हम इनके कंपाउंड्स लेंगे बोरोन के। इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड सर एनोमलस थोड़ा स्क्रॉल बिहेवियर। करो। सर कुछ बोल रहे हो क्या आप? नहीं तो क्या हो गया? सर आवाज नहीं आ रही ना, इसलिए पूछ रहा था। चलो नेक्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड एनोमलस बिहेवियर ऑफ बोरोन। जो भी ऊपर वाले हैं ये तो एक थोड़ा नॉर्मल बात हो गई हमारे लिए अब, कि जो भी किसी भी ग्रुप के ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं वो ऊपर वाले जनरली बाकी सबसे हट के बिहेवियर शो करते हैं, मतलब एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं बाकी सबके कंपैरिजन में। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज आप जनरल ट्रेंड्स यहाँ पे लिख लीजिए। पहला, ट्राईवेलेंट हेलाइड्स। ट्राईवेलेंट हेलाइड्स of group 13 elements being covalent in nature, trivalent halides of group 13 elements being covalent in nature gets hydrolyzed in water, and exist as MOH4 minus and MH2O6 3+, इस तरह से। दूसरा पॉइंट, such halides being electron deficient क्या आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। यस सर। अभी बीच में कुछ कनेक्शन मिस हो गया था क्या? नो सर। अच्छा। such halides being electron deficient acts as Lewis acids, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका एग्जांपल भी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। जो आपके पास BF3 है, BF3 या BCl3, ये अमोनिया से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है। ठीक है, क्योंकि ये जो BF3 है ये एज ए लुईस एसिड बिहेव करता है और अमोनिया एज ए लुईस बेस बिहेव करता है,
तो ये बनाता है BF3 कोऑर्डिनेटेड विद NH3 इस तरह से। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक और पॉइंट इसमें लिखेंगे आप। हाँ सर हम यहाँ पर बोरॉन की बात कर रहे हैं, तो फिर फर्स्ट पॉइंट में पूरे ग्रुप 13 को वैलेंट कैसे हो सकते हैं? मतलब ग्रुप 13 में से बोरोन का स्पेशली है कि ट्राइवेलेंट हैलाइड्स और ग्रुप 13 एलिमेंट्स बीइंग कोवेलेंट इन नेचर गेट्स हाइड्रोलाइज्ड। तो अब अलग अलग तरह के हाइड्रोलाइसिस कंपाउंड्स बनते हैं ना, जैसे आपका जो बोरोन है, बोरोन, ये बोरोन क्या बनाता है, MOH4- इस तरह का कंपाउंड बनाता है बोरोन। और एल्यूमिनियम क्या बनाता है, एल्यूमिनियम दोनों बनाता है, AlOH4- भी और AlH2O6 3+B। तो ये इन जनरल कंबाइंड प्रॉपर्टीज हैं, कंबाइंड प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, लेकिन कोवेलेंट नेचर किसका ज्यादा होगा, बोरोन और एल्यूमिनियम का। और जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की ओर मूव करते जाएंगे वैसे वैसे ये कोवेलेंट नेचर कम होता जाता है, क्योंकि साइज बढ़ती जाती है। वो बात सही है आपकी। यस सर सेकंड पॉइंट समझाओ ना। सच हैलाइड्स बीइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एक्ट्स एज लुईस एसिड, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये जो बोरोन फैमिली के हैलाइड्स होते हैं, मतलब मैक्सिमम बोरोन और एल्यूमिनियम के, इनका साइज छोटा होता है, तो ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होती है और वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, तो उसकी वजह से ये लोग लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। दे सर बिहेव एलबी एज लुईस एसिड। La मतलब लुईस एसिड, Lb मतलब लुईस बेस। तो BF3 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, इसीलिए वो है लुईस एसिड। और अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, इसीलिए वो है लुईस बेस। इस तरह से। ठीक है, क्लियर है। हाँ यस सर। सर। एक और पॉइंट आप लिख लीजिए। देखो बोरोन यहाँ पर मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाया, 4 बॉन्ड बनाया। तो आप लिखेंगे बोरोन shows maximum covalency बोरोन shows maximum covalency as 4। कोवेलेंसी क्या होता है, वो कितने बॉन्ड बना पाता है। तो बोरोन जो है उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है 4, जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर कि बोरोन ने मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बनाए हैं। बोरोन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, लेकिन जो नीचे वाले हैं, जो नीचे वाले हैं यहाँ पर बोरोन के नीचे वाले, वो उससे भी ज्यादा कोवेलेंसी शो कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास, बोरोन के पास तो सिर्फ p ऑर्बिटल है, मतलब एक s है और 3 p है, तो कुल मिला के 4 कोवेलेंसी वो शो कर सकता है। लेकिन जो नीचे वाले हैं उनके पास d के ऑर्बिटल्स भी हैं, तो वो जो है 6 शो करते हैं कोवेलेंसी, मतलब s 1, 3 p और 2 d एक्स्ट्रा। तो 3 + 1 4, 4 + 2 6, मैक्सिमम ये 6 कोवेलेंसी शो कर सकते हैं बोरोन के नीचे वाले। ठीक है, यस, आप अपनी अटेंडेंस डाल सकते हैं चैट बॉक्स में। तो मैंने लिखा है यहाँ पर बोरोन शोज मैक्सिमम कोवेलेंसी एज 4, whereas other elements due to presence of vacant d orbitals can show up to 6, इस तरह से। लास्ट पॉइंट समझ में आता है सबको। यस सर। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट्स है किसी को? नो सर। एनी डाउट्स स्टिल हियर? नो सर।
चलिए, तो यहाँ तक हमने इन जनरल बोरोन एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब इसके आगे हम कुछ कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे बोरोन के। बोरोन के जो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं हमारे सिलेबस में, जैसे बोरेक्स, बोरिक एसिड जो आप कैरम में यूज करते हैं, डाइबोरेन, इस तरह के हम कुछ कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे अगली क्लास से। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए, किसी को अगर सर कल नाइट टीचर आ रहे हैं क्या? कल सर कल नाइट टीचर है क्या? मतलब आप नहीं आओगे ना कल, ऐसा है क्या? नहीं परसों है वो। हाँ नहीं, कल होगी हमारी क्लास। ओके सर। सर एक और नया टीचर